हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सोशल स्टडीज मंत्रा। आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 इसको आगे पढ़ेंगे। इसके अभी तक 3 पार्ट आ चुके हैं, ये हमारा पार्ट 4 होगा। आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है रोमांटिसिज्म के बारे में। ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है, हाउ डिड रोमांटिसिज्म सीक टू डेवलप ए फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। और या फिर ये पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म का मतलब है एक कल्चरल मूवमेंट जो कि यूरोप में स्टार्ट किया गया था। बहुत सारे जो फिलोसोफर है, आर्टिस्ट है, सिंगर्स है, पोएट्स है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज ए कल्चरल मूवमेंट विच सो टू डेवलप ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। एक तरीके का कल्चरल मूवमेंट था जिसका मकसद क्या था, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को क्रिएट करना। क्योंकि कुछ लोगों को लगता था कि लड़ाई से ही नेशनलिज्म क्रिएट नहीं होता, इसके लिए लोगों में सेम कल्चर होना भी जरूरी है। सो कल्चर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। नेशन का आइडिया क्रिएट करने में कल्चर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा आर्ट, पोइट्रीज, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप द नेशनलिस्ट फीलिंग। और जो भी पोइट्रीज, स्टोरीज और म्यूजिक है, इससे नेशनलिस्ट फीलिंग आसानी से बनाई जा सकती है, क्रिएट की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। आपको ये याद रखना है, जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे और पोएट थे, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था रीजन एंड साइंस। उन्होंने ये कहा था कि जो हर चीज़ होती है वो दिमाग और साइंस से नहीं होती, कुछ चीज़ें इमोशन से, दिल से भी की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, दे फोकस ऑन इमोशन, इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। उनको ये लगता था हमें अपने इमोशन पे और जो हमारी अंतरात्मा है, मिस्टिकल जो फीलिंग होती है हमारी, उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, देयर एफर्ट वाज टू क्रिएट ए सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज। और उनका मकसद ये था कि सेम हेरिटेज होना चाहिए, कॉमन कल्चरल पास्ट होना चाहिए। आर्टिस्ट की ये कोशिश थी कि शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज होना चाहिए और कॉमन कल्चरल पास्ट होना चाहिए एज द बेसिस ऑफ ए नेशन। किसी देश का जो आधार तय करता है वो उसका जो पुराना कल्चर है और जो पुरानी उसकी जो हेरिटेज है वो सेम होना चाहिए। इसी की वजह से एक नेशन स्टेट बनता है। नेक्स्ट हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट जो आर्टिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने कोशिश की थी जो कल्चरल मूवमेंट है उसको आगे ले जाने की। इसमें सबसे पहला नाम आता है जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। इनको जोहान गॉटफ्राइड हर्डर भी कहा जाता है। वो कौन थे, इनके ऊपर शॉर्ट नोट आता है। ही वॉज द जर्मन फिलोसोफर। वो जर्मन फिलोसोफर थे। इसके अलावा इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए थे, ये आपको याद रखना है, दास वोक एंड सेकेंड वोक जीस्ट। दास वोक का मतलब था दैट ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल। उनको ऐसा लगता था कि जो ट्रू जर्मन कल्चर है वो लोगों के अंदर ही होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वो जिस इसका मतलब था, इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग, फोक पोट्रीज एंड फोक डांस। उनको ये लगता था फोक सॉन्ग, पोट्रीज और डांस के थ्रू ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन वॉज पॉपुलराइज। इसका मतलब जो एक देश की आत्मा है वो वहाँ के जो फोक सॉन्ग है, पोट्रीज है एंड फोक डांस है, इसके थ्रू पॉपुलर की जा सकती है। ये दो कॉन्सेप्ट थे जॉन गॉटफ्राइड हर्डर के बारे में। Next question, explain how language and music play an important role in developing nationalist sentiment in Europe. इसका मतलब लैंग्वेज और जो म्यूज़िक है उन्होंने यूरोप में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट डेवलप किया था। तो इसमें आपको बताना है इनके क्या रोल था। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पोलैंड में। पोलैंड में नेशनलिस्ट फीलिंग वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। पोलैंड के ऊपर हमने देखा था जो रशिया है उसका कंट्रोल हो चुका था, लेकिन यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने म्यूज़िक और लैंग्वेज की मदद से अभी तक नेशनलिस्ट फीलिंग को जगाए रखा था। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था कैरोल कोरपेंस्की, बिकॉज ही सेलिब्रेटेड नेशनल स्ट्रगल थ्रू ओपेरास एंड म्यूजिक। ओपेरास मीन्स म्यूजिकल प्ले। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये म्यूजिकल प्लेस, इसके थ्रू इन्होंने वहाँ पर नेशनल स्ट्रगल को कंटिन्यू किया था, सेलिब्रेट किया था।
नेक्स्ट पॉइंट, टर्न फोक डांस इनटू नेशनलिस्ट सिंबल। फोक डांस को इन्होंने नेशनलिस्ट सिंबल में कन्वर्ट कर दिया था। और यहाँ के पोलैंड के जो फेमस फोक डांस है, ये दो डांस के बारे में आपको बता रखा है। फर्स्ट इज पोलोनाइज, सेकंड इज माजुरेका। सो दोनों के नाम आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट, रोल ऑफ लैंग्वेज डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन, पोलैंड को जब रशिया ने ऑक्यूपाइड कर लिया था, उसके बाद रशिया ने क्या किया, वहाँ पर पोलिश लैंग्वेज को फोर्स आउट ऑफ स्कूल, स्कूल के सिलेबस से और बाकी हर जगह से पोलिश लैंग्वेज को हटा दिया। और रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर, हर जगह रशियन लैंग्वेज को क्या कर दिया, इम्पोज कर दिया। उसके बाद 1831 में आर्म रेवेलियन हुआ, बट क्रस्ट, लेकिन उसको दबा दिया गया। इसका मतलब ये फेल हो गया। लेकिन उसके बाद जो क्लर्जी क्लास थी, उन्होंने वहाँ पर ये जो रिवोल्ट है वो स्ट्रगल बिगेन किया, और उन्होंने लैंग्वेज को एज ए वेपन माना, और वो यूज़ करते थे पोलिश लैंग्वेज फॉर चर्च गैदरिंग एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। सो इस तरीके से उन्होंने अपने मूवमेंट को कंटिन्यू किया। इससे आप लोग ये देख सकते हैं कि उनको किसी तरीके की फ़िलहाल आज़ादी नहीं मिली, बट नेशनलिस्ट फीलिंग ज़रूर लोगों में क्रिएट हुई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्राइब इकोनॉमिक हार्डशिप फेस्ड बाय यूरोप इन 1830s। 1830s के टाइम पीरियड पर आपको बताना है क्या क्या इकोनॉमिक हार्डशिप, क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करने पड़ी लोगों में। इसमें हम लोग जानेंगे इकोनॉमिक हार्डशिप ड्यूरिंग 1830s। सबसे पहले जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी पॉपुलेशन इंक्रीज। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी थी, जिस वजह से यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका था। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने की वजह से जो लोग थे वो माइग्रेट कर रहे थे टू सिटीज़, और सिटीज़ में भी उन्हें ज़्यादा रिलीफ नहीं मिली, क्योंकि वो लोग फिर स्लम एरियाज़ पे काम करते थे, और वहाँ पर कंपटीशन बढ़ चुका था ड्यू टू चीप प्रोडक्शन। इसके अलावा जब बैड हार्वेस्ट हो गई तो उससे जो सिचुएशन है वो ज़रूरत से ज़्यादा खराब हो गई। सो इट लीड टू एक्सट्रीम पॉवर्टी इन यूरोप। नाउ हम लोग इसको पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो रीज़न था वो था पॉपुलेशन इंक्रीज। सो देयर वाज एन इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इसका मतलब ज़रूरत से ज़्यादा जो यूरोप में है पॉपुलेशन इंक्रीज हो चुकी थी। सेकेंड रीज़न, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स दैन एम्प्लॉयमेंट। जितनी जॉब अवेलेबल थी उससे ज़्यादा लोग जॉब के लिए डिमांड कर रहे थे। थर्ड प्रॉब्लम थी माइग्रेशन। माइग्रेशन सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो चुका था। सो पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू सिटीज़। इसका मतलब रूरल एरिया से लोग कहाँ पे माइग्रेट कर रहे थे, सिटीज़ की तरफ। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम थी, कंपटीशन इंक्रीज हो चुका था। इसका रीज़न था स्मॉल प्रोडक्ट फेस कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो चुका था, जिस वजह से यहाँ का जो भी प्रोडक्ट था वो मशीन मेड था और काफ़ी ज़्यादा सस्ता हुआ करता था, जिस वजह से जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे उनको काफ़ी कंपटीशन फेस करना पड़ता था। और कुछ रीजन में एरिस्टोक्रेसी अभी भी प्रिवेल कर रही थी। सो एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉय पावर। सो पीजेंट स्ट्रगल, जहाँ पर पीजेंट को स्ट्रगल करना पड़ता था अंडर बर्डन ऑफ फेडरल ड्यूस। सो जो फेडरल सिस्टम था वो कुछ जगह पे अभी भी कंटिन्यू था। और लास्ट पॉइंट आपको बताना है, जो फूड प्राइस है वो ज़रूरत से ज़्यादा इंक्रीज हो गए। सो राइज ऑफ फूड प्राइस, इसके साथ ही बैड हार्वेस्ट जब हो गया तब सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। इट लीड टू पॉपुलिज्म मीन्स एक्सट्रीम पॉवर्टी। ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पर गरीबी हो चुकी थी। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। वो बताना, एक्सप्लेन द रिवोल्ट ऑफ द पुअर, दैट इज 1848 में हुआ था। कहाँ पर? फ्रांस में। इसके लिए आपको पहले सिचुएशन को समझना होगा। 1848 इस टाइम पर दो रिवोल्ट हुए थे। एक रिवोल्ट को हम लोग कहते हैं फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन और दूसरे को हम लोग कहते हैं मई रिवॉल्यूशन। सो आपको याद रखना है, जो फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था इन फ्रांस। और जो मई रिवॉल्यूशन था वो हुआ था इन जर्मनी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको ये याद रखना कि क्योंकि 1848 ईयर्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। फेब्रुअरी जो रिवॉल्यूशन जो हुआ था
वो किसने किया था? वो किया था जो पीजेंट थे। इसका मतलब इसको रिवोल्ट ऑफ द पुअर भी कहा जाता है। सो रिवोल्ट ऑफ द पुअर किसको कहा जाता है? फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन को। और इसी रिवॉल्यूशन को हम लोग कह सकते हैं पीजेंट रिवोल्ट, या फिर कई बार पेरिस रिवोल्ट ऑफ 1848 भी इसे ही बोला जाता है। इसके अलावा जो मे रिवॉल्यूशन था वो आपको याद रखना है, एम फॉर मे, एम फॉर मिडिल क्लास। ये किसने किया था? मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास को लिबरल क्लास भी कहा जाता है। सो इस रिवॉल्यूशन को रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स भी बोला जाता है। सो याद रखना आपको 1848 में फरवरी में रिवॉल्यूशन हुआ था फ्रांस में, जिसे रिवोल्ट ऑफ द पुअर कहा जाता है, पीजेंट रिवोल्ट भी कहा जाता है। इसके अलावा ये पेरिस रिवोल्ट ऑफ 1848 बोला जाता है। दूसरी तरफ मई जो रिवॉल्यूशन हुआ था ये जर्मनी में हुआ था और इसको मिडिल क्लास ने किया था। सो इसको रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स भी कहा जाता है। सो इन दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है, इन दोनों रिवोल्ट के बारे में। सो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जो 1848 फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन हुआ था, जो किसने किया था? पुअर्स ने। सो इनकी जो बेसिक प्रॉब्लम थी वो थी फूड शॉर्टेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग 1848 इन फ्रांस। सो पॉपुलेशन आउट ऑन रोड, जब जरूरत से ज़्यादा फूड शॉर्टेज हो गया और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा था, जिस वजह से जो लोग थे वो रोड पर आ गए, उसका इम्पैक्ट हमें बताना है। इम्पैक्ट क्या हुआ था? इम्पैक्ट जो लुइस फिलिप थे वॉज फोर्स टू फ्ली, उनको यहाँ से फ्रांस से भागना पड़ा। और उसके बाद जो नेशनल असेंबली थी वॉज प्रोक्लेम फ्रांस एज ए रिपब्लिक। नेशनल असेंबली ने फ्रांस को डिक्लेयर कर दिया रिपब्लिक। सो फ्रांस बिकम ए रिपब्लिक कंट्री। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल आपको ये याद करना है, जो भी पुअर थे उनका क्या रोल था कि उनकी वजह से फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बन गया और लोगों को बहुत सारे राइट्स मिल गए, जैसे ग्रांटेड सफ्रेज राइट, राइट टू वोट। बट ये सभी एडल्ट मेल के लिए था हु इज़ अबाउट 21 ईयर्स। इसका मतलब वुमेन को अभी भी वोटिंग राइट नहीं मिला था। नेक्स्ट पॉइंट, गारंटीड राइट टू वर्क, सभी लोगों को राइट टू वर्क मिला। और इसके अलावा नेशनल वर्कशॉप सेटअप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करने के लिए नेशनल वर्कशॉप सेटअप की गई। सो ये क्वेश्चन था रिवोल्ट ऑफ द पुअर के बारे में इन फ्रांस। इसी दौरान बीच में एक सिलेसिया रिवोल्ट के बारे में बता रखा है, ये कंडीशन भी पढ़ लेते हैं। ये कब हुआ था? 1845। बेसिकली ये 4 जून 1845 को हुआ था। ये डेट आपको याद रखनी है। ये जो रिवोल्ट था ये बिटवीन वीवर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर के बीच में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, द कॉन्ट्रैक्टर सप्लाइड रॉ मटेरियल एंड गेव देम ऑर्डर्स फॉर फिनिश टेक्सटाइल बट रिड्यूस देयर पेमेंट। जो मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने उनकी पेमेंट कम कर दी थी। कॉन्ट्रैक्टर हमेशा जो वीवर्स है उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे और उनको ऑर्डर देते थे और इनके बदले में कुछ जो पेमेंट देते थे, लेकिन उन्होंने जितनी पेमेंट फिक्स की थी वो रिड्यूस कर दी, जिस वजह से जो वीवर्स है वो नाराज हो गए। उसके बाद 4 जून 1845 को लार्ज क्राउड ऑफ वीवर्स मार्च अप टू द कॉन्ट्रैक्टर। वो सब लोग कॉन्ट्रैक्टर की तरफ गए और डिमांड करने लगे थे हायर वेजेस, बट उनको थ्रेटन किया गया, पीटा गया एंड ट्रीटेड बैडली, गलत व्यवहार किया गया। इसके बाद एक ग्रुप ऑफ वीवर्स ब्रोक इनटू द स्टोर हाउस प्लेंडर्स इट ऑफ क्लॉथ। उसके बाद उन्होंने जो स्टोर हाउस को लूटा, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर है वो वहाँ से अपनी फैमिली के साथ भाग चुका था और कुछ समय बाद वो 24 आवर्स के बाद आर्मी के साथ लौटा और 11 वीवर्स को शॉट कर दिया, इसका मतलब मार दिया गया। सो इस रिवोल्ट से ये जानने के लिए मिलेगा कि यूरोप में जगह जगह रिवोल्ट हो रहे थे। सो सिलेसिया रिवोल्ट बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर और वीवर्स के बीच में था अबाउट इंक्रीज ऑफ पेमेंट, पेमेंट को बढ़ाने के लिए था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, एक्सप्लेन द 1848 रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। लिबरल्स के बारे में अभी हमने बताया था 1848 में मे रिवोल्यूशन इसको कहा जाता है। सो इसको रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स बोला जाता है।
और ये कहाँ पे हुआ था? बेसिकली जो जर्मन एरियाज है वहाँ पर ये हुआ था। सो इट वॉज लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास। इसको मिडिल क्लास ने किया था। उनकी डिमांड क्या थी? बेसिकली डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशन विद नेशनल यूनिफिकेशन। वो चाहते थे नेशनल यूनिफिकेशन विद कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। इसके अलावा वो नेशन स्टेट क्रिएट करना चाहते थे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। इसकी डिमांड कर रहे थे। सो ये पूरी कंडीशन यहाँ पे जानेंगे इन द जर्मन एरियाज में। यहाँ पर ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन इंक्लूड मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में जैसे प्रोफेशनल, बिजनेसमैन एंड रिच आर्टिसन केम टुगेदर इन फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट में सब लोग इकट्ठा हुए और इन्होंने पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाया। इसके बाद दे डिसाइड टू वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। उन्होंने ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट किया और ये डेट आपको याद रखनी है 18 में 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब उन्होंने 831 रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया और इसके बाद फ्रैंकफर्ट जो पार्लियामेंट है जो कहाँ पर थी? इन चर्च ऑफ सेंट पॉल। वहाँ पर इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। सो दे ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसका मतलब क्या था? ए जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय ए मोनार्की अंडर पार्लियामेंट। इस कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये था कि जर्मन नेशन होगा और उसका जो हेड होगा मोनार्की होगा, राजा होगा, बट अंडर पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट के नीचे काम करेगा। सो उन्होंने ये ऑफर फ्रेडरिक विलियम फोर इनको प्रोवाइड किया जो थे किंग ऑफ प्रशिया, बट उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। आफ्टर दैट किंग जॉइन अदर मोनार्क्स। किंग ने अदर मोनार्क्स की हेल्प ली, जैसे लार्ज लैंड ओनर्स, टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। लार्ज लैंड ओनर्स कौन थे? जो जंकर्स थे उन्हें कहा जाता था लार्ज लैंड ओनर्स। और इन्होंने सबने मिलकर जो भी इलेक्टेड असेंबली थी उसको विरोध किया। और एक प्रॉब्लम और थी, जो पार्लियामेंट थी वो डोमिनेट करती थी मिडिल क्लास के द्वारा। सो इन्होंने जो वर्कर्स है और आर्टिसन है इसकी डिमांड को फुलफिल नहीं किया। सो दे लॉस्ट देयर सपोर्ट। सो वर्कर्स और जो आर्टिसन है वो उनके अगेंस्ट हो गए और इनका जो सपोर्ट था वो ख़त्म हो गया। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिस्बैंड। इसका मतलब लास्ट में जब ये लड़ाई ज़्यादा बढ़ गई, इनके बीच विवाद ज़्यादा बढ़ गया, तब आर्मी को बुलाया गया और जो असेंबली थी उसको डिसबैंड कर दिया गया। इसका मतलब उसको एंड कर दिया गया। सो इस तरीके से ये जो मूवमेंट था एक तरीके से देख सकते हैं फेल हो चुका था, लेकिन इसके काफ़ी जो रिजल्ट है वो देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कंजर्वेटिव सप्रेस लिबरल मूवमेंट बट कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। हालांकि जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने लिबरल्स मूवमेंट को सप्रेस कर दिया था, लेकिन वो जो ओल्ड ऑर्डर थे उसको दोबारा से रिस्टोर नहीं कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट, मोनार्क रियलाइज। उनको रियलाइज हो चुका था, ये पता लग चुका था कि ये जो साइकिल ऑफ रिवोल्यूशन एंड रिप्रेशन साइकिल है वो एंडेड बाय ग्रांटिंग कंसेशन, यानी कि लोगों को कंसेशन प्रोवाइड करके ही ये साइकिल ख़त्म होगी। ये साइकिल चलती थी लिबरल्स और कंजर्वेटिव के बीच में। लिबरल्स कोई भी रिवोल्यूशन स्टार्ट करते थे और कंजर्वेटिव क्या करते थे, उस रिवोल्यूशन को रिप्रेस कर देते थे और ये चूहे बिल्ली वाला खेल इनका कंटिन्यू चलता रहता था। फिर मोनार्क को रियलाइज़ हुआ कि हमें उनको कंसेशन प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद सर्वडम और बॉन्डेड लेबर को अबोलिश कर दिया गया इन द हैब्सबर्ग एंड रशिया। और 1867 में हैब्सबर्ग गेव मोर ऑटोनॉमी टू हंगरी। इसका मतलब हैब्सबर्ग एम्पायर ने हंगरी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर दी। इसका मतलब सेल्फ रूल प्रोवाइड कर दिया। अब हम लोग देख लेते हैं आज का हमारा लास्ट टॉपिक जो आता है रोल ऑफ वुमेन के बारे में। क्वेश्चन इस तरीके से आता है, राइट अ नोट ऑन द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल। जो लिबरल मूवमेंट्स था उसमें वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उनको उसके बावजूद वोटिंग राइट प्रोवाइड नहीं किया गया था। सो वुमेन ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। वुमेन हैड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन। वुमेन ने अपने खुद के पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाए। फाउंडेड न्यूज़पेपर उन्होंने बहुत सारे अलग इस्टेब्लिश किए। इसके अलावा टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन।
पॉलिटिकल मीटिंग्स में भी वुमेन ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन इतना होने के बावजूद दे वर डिनाइड सफ्रेज राइट, इसका मतलब राइट टू वोट प्रोवाइड नहीं किया गया था। और इसके अलावा जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनी थी इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, द वुमेन वर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरीज। सो जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुई थी चर्च ऑफ सेंट पॉल में हुई थी, वहां पर वुमेन को एडमिट किया गया था एज ए ऑब्जर्वर इन द विजिटर्स गैलरी। इसको हम लोग पिक्चर के थ्रू समझते हैं। जैसे ये पिक्चर दे रखी है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में, यहाँ पर ये जर्मेनिया की फ़ोटो है और इसके पास में जो ऊपर विजिटर्स गैलरी है, ये यहाँ पर वुमेन यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हुए आपको दिख जाएगी, लेकिन एज ए ऑब्जर्वर। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पर फिनिश होती है। इसके बाद हमारा टॉपिक बचता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली जर्मनी, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो हम लोग हमारे जो नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट 5 उसमें कंप्लीट करेंगे। तब तक आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि इस तरीके की अच्छी वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों में ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी तरीके कोई डाउट है, क्वेरीज है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। थैंक यू स्टूडेंट।